हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस नए सीरीज में जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, प्रिपरेशन में लगे हैं, तैयारी में लगे हैं, उन सारे बच्चों के लिए आज से हम लोग शुरू करेंगे एक होल रिवीजन क्लास, जिसमें क्लास 12th के पूरे फिजिक्स को हम लोग थॉरोली अच्छे से रिवाइज करेंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर से लेकर के एकदम एंड के चैप्टर तक सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जो भी डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, पीवाईक्यूज है, इन सभी चीज को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ताकि जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए एक कह सकते हो कि एक क्विक रिवीजन, एक लगभग 1 महीने के समय में क्विक रिवीजन हम लोग कराएंगे। और बिलीव करो कि आप साल भर जो भी पढ़े हो, जहां से पढ़े हो, जैसे पढ़े हो, ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्फ स्टडी जो भी किया है, उसमें ये जो ऐड होगा 1 ईयर में कह रहा हूँ, सॉरी 1 मंथ का, जो ये हम लोग एक क्रैश कोर्स कह सकते हो, रिवीजन कह सकते हो, ये जब उसमें तुम ऐड कर दोगे तो एकदम तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो क्लोज टू परफेक्शन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो साल भर तुम सब ने जैसे प्रिपरेशन की है, जैसा किया है, 19-20 अच्छा खराब जो है, अब उसको बदल नहीं सकते। अब सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो हमारे पास अभी जो वक्त बचे हैं, इस बचे वक्त में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, पूरे टॉपिक्स को कवर करा जाए, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, डेफिनेशन, हर एक चीज को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों, मैं तुम लोग को तुम्हारी जो सेकंड बुक है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग प्रकाश यानी कि ऑप्टिक्स से शुरू करते हैं और आगे तक जाते हैं, तो वहां से मैं सेकंड बुक से तुम्हारा आज ये क्लास आज की शुरू करने वाला। सिमिलरली सेम तरीके से फर्स्ट बुक के क्लासेस भी शुरू होंगे, आएंगे, तुमको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि हम लोग उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और तुमको एक बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं जो इस क्लास को देखें, वो इस क्लास को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि उनको भी फायदा हो और वो भी अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सके। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज। बच्चों, तो जो मैं स्टार्ट करूंगा तुम लोगों के लिए वो है प्रकाश, लाइट। क्लास 12th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सिर्फ क्लास 12th के लिए ही नहीं, अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जाएंगे, सीयूटी की तैयारी हम करने वाले हो, चाहे नीट हमारा टारगेट है, चाहे मेंस हमारा टारगेट है, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर जो बच्चे 12th के बाद, जाहिर सी बात है बहुत बच्चे अलग अलग फॉर्म भरते हैं, तो ये क्लास तुम्हारी वहां के लिए भी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से क्या आता है उसकी बात करते हुए। ठीक है, चलो। कहाँ पे से? तो हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन एकदम बेसिक चीज है, यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई यहाँ पास एक समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ बहुत हो सकते हैं हमारे आसपास, कोई भी तुम अपने आसपास देख सकते हो, तुमको हजारों समतल पृष्ठ मिलेंगे, प्लेन सरफेस मिलेंगे। स्पेसिफिकली बात किया जाए तो हम ले चलते हैं एक समतल दर्पण को। एक समतल दर्पण मैंने ले लिया, ठीक है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक है, अब इस समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वापस उसी दिशा में वो लौट जाती है।
प्रकाश के इसी घटना को हम कहते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने इस परावर्तक, और ये जो दर्पण है इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, या कोई भी पृष्ठ है जिससे परावर्तन हो रहा है वो हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर ये समतल दर्पण है, यहाँ पर हमने इस पर एक लंब खींच दिया इस तरीके से, अभिलंब भी कहते हो, लंब भी कहते हो। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है जो पारदर्शी ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि पारदर्शी पृष्ठ से भी प्रकाश का परावर्तन कुछ न कुछ जरूर होता है, लेकिन पारदर्शी न हो तो अच्छी बात है, पूरा पूरा प्रकाश परावर्तित ही हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा लेकिन मैक्सिमम तुम्हारा क्या होगा, परावर्तित होगा। तो एक समतल पृष्ठ में एक समतल दर्पण ले लिया, प्रकाश की किरण इकाई दर्पण पर पड़ी और वापस उस दिशा में लौट गई। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, कि जब भी प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है तो पृष्ठ पर पड़ने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसी चीज को हम कहते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कुछ टर्म्स की बात किया जाए तो जो प्रकाश आ रही है, इस आने वाली प्रकाश को हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश वापस जा रही है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये तुम जो देख रहे हो इसको हम कहते हैं बच्चों अभिलंब, या इंग्लिश में कहते हो नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया। इसे कुछ टर्म्स की प्रकाश के परावर्तन से जुड़े टर्म्स क्या होते हैं उसकी बात अगर हम लोग कर ले तो ये ऐसे होता है। ठीक है, चलो अब जो आपतित प्रकाश तुम देख रहे हो, आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच जो कोण बनता देख रहे हो, इस कोण को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। ये जो कोण देख रहे हो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, इसे कहते हैं हम लोग परावर्तन। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक नियम भी होता है जिसको हम कहते हैं परावर्तन का नियम। एक समय आता है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम लिखिए, तो नियम क्या होगा उसको समझते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है सुनो। जब भी प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से पड़ती है और वो परावर्तित होती है तो उसमें कुछ नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो करके ही प्रकाश का परावर्तन होता है। वो नियम क्या क्या है उसको बस समझ लेते हैं। सबसे पहली बात ये कहती है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जिन बच्चों को इस चीज को लिखना हो वो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, ये चीज काम आएगी। तो नियम ये कहता है बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब देख रहे हो ये एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कई तल में होते हैं, कहने को तो कह रही है याद भी करूं, क्या इसका मतलब क्या है? ये एक ही तल का क्या मतलब है सर? अभी तो किरण की बात हो रही, तब अभिलंब की बात हो रही है, अब ये एक ही तल का क्या कॉन्सेप्ट है, समझो क्या इसका मतलब है। ये एक जो बोर्ड तुम देख रहे हो बच्चों, ये एक तल है, एक प्लेन है, एक सरफेस है। ठीक है, आपतित किरण इसी तल में है, इस बोर्ड के तल में है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस लिया हमने, ये एक सरफेस लिया हमने, यहां से प्रकाश अगर आई तो ये तो हो गई आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो अब जो परावर्तित किरण है वो इस तल को छोड़ करके बाहर नहीं आएगी, वो इसी तल में रहेगी, या इस तल को छोड़ के पीछे थोड़ी जाएगी,
ये इसी तल में आया, इसी तल में परावर्तित भी हो जाएगा। तो एक ही तल में न होता तो क्या होता कि प्रकाश की किरण ऐसे आती और निकल के ऐसे बाहर आ गया होता, तो तल बदल गया। ठीक है, तो 3D वाली बात हो जाएगी फिर। तो 3D वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लाइट जिस तल में आएगी उस तल में इसका परावर्तन भी होगा। तो ये कहने का मतलब हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरी बात कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, जितने कोण से आपतित होगा उतने कोण से परावर्तित भी होगा। तो ये दो नियम है, बेसिक नियम है प्रकाश के परावर्तन के, जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम में इसका बहुत जगह, अगर एग्जाम में नहीं भी आएगा तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ चीज पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो वहां पे इन सब बातों का हम यूज करेंगे। तो ये चीज पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। हमारे सिलेबस में समतल दर्पण से ज्यादा चीजें गोली दर्पण से संबंधित होती है, स्फेरिकल मिरर। तो थोड़ा हम गोली दर्पण की बात करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं और गोली दर्पण की तरफ क्या होता है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे ये होगा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कांच का खोखला गोला है। ठीक है, खोखला गोला, इस बात को देखना, ठोस गोला नहीं है। इसको मैंने क्या किया, बीच से, नॉट नेसेसरली कि बीच से कहीं से भी काट सकते हो, मैंने इसको बीच से डिवाइड कर दिया। खोखला गोला है देखना, और खोखले गोले को अगर तुम बीच से डिवाइड करोगे तो दो अर्ध बने, दो अर्ध गोले प्राप्त होंगे तुमको, और वो भी खोखले होंगे, कटोरी की तरह होंगे। कहने का मतलब ये है कुछ इस तरीके से। ये दो अर्ध गोले मिल गए हमको, खोखले होंगे। अब इन्हीं पर हम लोग कलई करके, पॉलिश करके बनाते हैं गोली दर्पण। कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा देख लिया जाए। जैसे मान लो ये एक हमारा एक खोखला अर्धगोला हमारे पास मिल गया। ये इसका उभरा हुआ पृष्ठ है। ये इसका ऐसे ऐसे मिलेगा ना, ये जब तुम काटोगे ऐसे मिलेगा। एक उभरा हुआ पृष्ठ होगा एकदम। अब एक कटोरी होती है ना, जैसे घर में देखो कटोरी है यूज करते हो, वैसी बात है। एक उभरा पृष्ठ होगा, एक दबा पृष्ठ होगा। तो जो उभरा पृष्ठ है, अगर हम वहां पर पे पॉलिश कर दे, वहां पर पॉलिश कर दे, तो प्रकाश की किरण जब आएगी तो उसका जो परावर्तन होगा वो इसके दबे हुए तल से होगा। जो दबा हुआ तल है वहां से होगा। तो इस प्रकार के गोली दर्पण को हम लोग कहते हैं बच्चों अवतल गोली दर्पण, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, या सिर्फ अवतल दर्पण। दूसरी तरफ मान लो जो उसका दबा हुआ तल है उस पे हम पॉलिश कर दे, पॉलिश कर दे वहां पे, और प्रकाश की किरण आए और जो उभरा हुआ तल है वहां से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल गोली दर्पण या सिर्फ उत्तल दर्पण। अब ये तो तुमको ऐसे फिगर में दिखाने की बात है कि ऐसे बनता है। हम लोग फिगर में जब दर्पण को दिखाएंगे तो ऐसे नहीं बनाते। वो तुमको समझाने के लिए भाई कि ये दर्पण कैसे बनकर तैयार होता है वो तुमको बता दिया कि उभरा हुआ तल क्या है, दबा हुआ तल क्या है, पॉलिश कहाँ करने पर परावर्तन कहाँ से होगा, जिसके आधार पर उस दर्पण का नाम क्या रखा जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है अवतल और उत्तल में। तो पहले इन सब चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिगर में देखो हम लोग करते क्या है कि फिगर में हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अब अवतल दर्पण मुझको दिखाना है फिगर में, तो उसको ऐसे दिखाएंगे। आ, ये हो गया इसका, इसका जो उभरा हुआ तल है उस पे पॉलिश कर दिया गया कुछ इस तरीके से। ये हो गया मेरा बच्चों एक अवतल दर्पण। ठीक है,
उत्तल दर्पण अगर दिखाना होगा फिगर में तो उत्तल दर्पण कैसे दिखाओगे? ये एक गोई दर्पण लिया और इसका जो दबा हुआ तल है वहां पर हमने पॉलिश कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब प्रकाश का परावर्तन हमारे इस इस तल से होगा और यहां देखो उभरे तल से होगा। तो ये एक अवतल और उत्तल दर्पण की परिभाषा है। और ये जो अक्ष तुम देख रहे हो इसे कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा गोलीय दर्पण कैसे बनता है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है और उनसे संबंधित चीजें क्या है वो तुमको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या है, कुछ पद क्या है, टर्म्स क्या है, रे डायग्राम क्या इनका होता है और फिर कुछ फॉर्मूले की बात भी करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं और चीजों को हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं। फाइन। तो जब आगे चलेंगे हम लोग तो उसमें जैसे फोकस दूरी की बात हम लोग करते हैं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, या फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसकी बात पहले करें एक एक करके, ठीक है। चलो पहले अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। ये था मेरा एक अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, ठीक है। अब कोई भी गोली दर्पण जो होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई भी गोली दर्पण है उसको अगर हम लोग पूरा करें तो एक गोले का हिस्सा होता है, वो हम सबको पता है, एक गोले का हिस्सा होता है वो, क्योंकि उसी गोले को हम लोग काट करके इस दर्पण का निर्माण करते हैं। तो उसको अगर कंप्लीट करोगे तो एक गोले का हिस्सा बनेगा वो, ठीक है। अब इसके वक्र का या गोले का जो केंद्र है कहीं ना कहीं होगा ना, वही कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बस तुमको समझाना था कि वो सेंटर कैसे मिलता है, वो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ये जो तुम बिंदु देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस बिंदु को कहते हैं उस दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो दर्पण का मध्य बिंदु है, पी इसको बोल दिया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं उस दर्पण का ध्रुव पोल, ठीक है। और इस वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है, ये वाली, इस दूरी को हम कहते हैं उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो कहलाती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और ये जो लाइन तुम देख रहे हो, इस लाइन को हम कहते हैं उसका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, सारी चीजों को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। पहले लोग बात करते हैं पूरी चीजों की कि भाई वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकल फोकल पॉइंट क्या होता है। फिर बात करेंगे कि इस पे चिन्ह परिपाटी क्या होती है। भाई प्रकाश में हम लोग पढ़े और चिन्ह परिपाटी की बात ना हो, चिन्ह परिपाटी को अगर ना समझे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो हमको चिन्ह परिपाटी समझनी होगी पहले बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन पहले फिगर को समझ लेंगे, फिर हम लोग चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन की बात भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण की बात।
अच्छा, अवतल दर्पण में ही बात करते हैं अभी। और थोड़ा फोकस दूरी काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात समझते हैं। फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस तल क्या होता है, इन सारी चीजों की बात कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। ये था इसका वक्रता केंद्र सी, ठीक है। अब फोकस क्या होता है किसी दर्पण का, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे उसको परिभाषित किया जाएगा, क्या इसकी पहचान होती है, सारी बात कर लेते हैं। सपोज दैट एक समांतर किरण हम लोग लेते हैं जो उसके मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है भाई। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण में ले लिया। अब हमें इस पर एक लंब खींचना है, मान लो अगर, ठीक है, इसको, इस पर हमको अगर एक लंब खींचना हो तो लंब कैसे खींचेंगे भाई। लंब खींचने के पर ही तो बता पाओगे ना कि कैसे प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। तो लंब खींचने करना तुमको क्या है कि उस बिंदु को सी से मिला देना है, ये सबसे अच्छा काम होता है, ठीक है। प्रकाश में अगर गोली दर्पण तुमको कहीं पर है, तुमको परावर्तन दिखाना है, तुमको लंब खींचने में दिक्कत हो रही है, कुछ करना नहीं, उस पॉइंट को बस तुमको सी से मिला देना है। वही सी जो होगा नॉर्मल होता है, विलंब होता है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन है ये कहां से होगा भाई, जो परावर्तन के नियम पढ़े हो उसके हिसाब से होगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, वैसे परावर्तन होगा। और कुछ ऐसे होगा कि प्रकाश की किरण कहीं ऐसे इस बिंदु से गुजरेगी, ठीक। तो जिस बिंदु से ये गुजरेगी यही बिंदु इसका कहलाता है बच्चों फोकस, ठीक है। एक अवतल दर्पण का ये फोकस होता है। फोकस की परिभाषा क्या है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है वही बिंदु कहलाता है उस दर्पण का, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, ठीक है। और ये दर्पण का ध्रुव है। यहां से इसकी अगर हम लोग डिस्टेंस निकाली जाए तो यही डिस्टेंस कहलाता है उसके लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी। बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से परिभाषित कर सकते हो एक अवतल दर्पण के फोकस को, फोकस दूरी को। एक चीज में और हम तुमको समझाना चाहेंगे जिसको कहते हैं फोकल प्लेन या फोकस तल क्या होता है वो देख लो। जैसे मान लो ये एक अवतल दर्पण है और ये इसका फोकस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक तल खींचूं, यहाँ पर मैं एक तल खींचूं कुछ इस तरीके से जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो और फोकस से होकर जाए, ठीक है। एक तल खींचा जाए जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर, मैंने शायद बोल दिया, मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए, मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस से होकर जाए। एक 3D होगा, एक 3D प्लेन होगा, ठीक है। एक ऐसा तल जो उसके मुख्य अक्ष के लंबवत हो और उसके फोकस से होकर गुजरे, कुछ इस तरीके से। तो ये जो तुम्हारा तल बना है इस तल को हम कहते हैं बालक इसका फोकस तल, फोकल प्लेन, कुछ इस तरीके से। बस मानिए। तो ये एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, फोकस 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 तल है। इस फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f के द्वारा व्यक्त करते हैं और दूरी r तुम देख ही रहे हो। इस फोकस दूरी और r में एक संबंध भी होता है और संबंध ये होता है कि फोकस दूरी जो होती है बच्चों वो उस दर्पण के वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, कुछ इस तरीके से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक दर्पण के लिए, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच। अब इस संबंध का हम लोग निगमन भी करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे, मगर पहले समझ लो पूरा क्या कैसे होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हम लोग कर लिया बच्चों किसकी, एक अवतल दर्पण की। ऐसी बात करते हैं वो एक उत्तल दर्पण की पूरी बात समझ के फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो।
चलो बात कर लेते हैं हम लोग अब उत्तल दर्पण की। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण क्या होता है? देखो, जैसे मान लो मैंने एक उत्तल दर्पण पहले बना लिया जाए, फिर बातचीत करते हैं ना, कुछ इस तरीके से। अब इसको अगेन अगर हम पूरा करें हम लोग, तो ये भी एक गोली पृष्ठ का हिस्सा होगा, बनता ही ऐसे है तो हिस्सा तो होगा ही है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक उत्तल दर्पण, जिसको हमने कंप्लीट करके एक ठोस खोखले गोले का आकार देना चाहा। ठीक है, अब इसका जो केंद्र है वही केंद्र ही कहलाता है उसका वक्रता केंद्र सी। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गया तुम्हारा इसका वक्रता केंद्र। ठीक, और जो इसकी दूरी है यहां से यहां तक, ये दूरी कहलाएगी इसकी आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। बेसिक समझो, जितना बेसिक्स क्लियर रहेगा दिक्कत उतनी ही कम होगी आगे की बातों को समझने में। तो ये हो गया इसका बालक वक्रता त्रिज्या। अब इसकी फोकस दूरी की बात कर लिया जाए, फोकस तल की बात कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। देखो, चलो यहां पर आते हैं। कुछ इस तरीके से यहां से प्रकाश आ रही है, और ऐसा गया दर्पण में पड़ा, और पढ़ने के बाद एक्चुअली एक बात तुमको अब बता दूं मैं, कि अगेन मैं इसका यहाँ पर पे अगर इसका सी यहाँ पर मान लूं, मैं इसको इस तरीके से, ठीक है, तो और फिर इस पर मैं एक लंब खींचो, तो लंब खींचने क्या करना है तुमको, उस पॉइंट को तुमको सी से ज्वाइन करना है। तो ये तुम्हारा हो गया इसका एक तरीके से अभिलंब। ठीक है, अब सुनो, अब जैसे मान लो कि फोकस दूरी को तुमको परिभाषित करना है, कैसे परिभाषित किया जाए। अब ये प्रकाश की किरण हमने लंब तो खींच तो दिया, अब लंब खींचने के बाद हमको पता है कि इस प्रकाश का परावर्तन होगा, और ऐसे होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है इसको परावर्तित करा दिया जाए, और ये हो गया कुछ इस तरीके से परावर्तित। ठीक है, अब ये परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, बात को समझना, ये इस बिंदु से आता प्रतीत हो रहा है ना। ऐसे अगर तुम यहाँ पे आंख लगाकर देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा कि प्रकाश इस बिंदु से आ रहा है। तो जिस बिंदु से आता प्रतीत है हो रहा है ना, यही बिंदु उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बन जाती है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उस बिंदु की तरफ आता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, वहां से आता प्रतीत होता है। और ये जो दूरी देख रहे हो, यही दूरी उसकी कहलाएगी फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक है, सिम टू सिम वैसे ही है जैसे अवतल दर्पण में था, बस इसमें एक फर्क है कि अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरण होती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, वो बिंदु होता है तुम्हारा उसकी फोकस। और उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से आता प्रतीत होता, फिगर देख लो, लग रहा है कि बिंदु एफ से आ रहा है वो, तो जिस बिंदु से आता प्रतीत हो, अपियर टू कम हो, वही उसकी फोकस बिंदु होगी, फोकल पॉइंट होगा, और जो दूरी है वो फोकस दूरी के बराबर होगा। ठीक है, चलो, और फोकस तल की बात कर लिया जाए तो मान लो ये तुम्हारा गोली दर्पण है, और ये इसका फोकस है। तो यहां पर पे अगर हम लोग अगेन एक तल खींचे यहां पर पे जो उसके फोकस से हो गुजरता हो, तो इस तल को हम कहते हैं उस उत्तल दर्पण का फोकस तल। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है।
वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, चलो अब कुछ और आगे कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि एक अवतल उत्तल दर्पण में थोड़ा अभिसारी अपसारी की बात भी कर लिया जाए, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात कर लेते हैं और थोड़ा चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक अवतल दर्पण मान लो बनाऊंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये इसकी मान लो है फोकस बिंदु। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें इसके फोकस से होकर जाती है, ऐसा हम सब जानते हैं। ठीक है, यहां से भी ले लो ऐसे, तो कुछ ऐसा। अब यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जो ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, इनको ये अक्ष पे ला करके मोड़ रहा है, अक्ष पर ला के रख रहा है। इसलिए इस फोकस बिंदु को हम इसलिए इस दर्पण को हम लोग एक नाम से पुकारते हैं, और वो नाम होता है इसका अवतल दर्पण। इस बिंदु को हम कहते हैं, और अवतल दर्पण तो है ही, सॉरी हम कुछ और तुमको दिखाना चाहते, अवतल दर्पण तो है ही है, लेकिन इसके इस नेचर को हम लोग देखते हैं, और इस नेचर को देखते हुए इस अवतल दर्पण का एक नाम रखा जाता है, और वो नाम होता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी का मतलब होता है कि जो किरणों को एक बिंदु पर मोड़ दे, तो जो एक बिंदु पर मोड़ने वाली किरण है वही कहलाता है उसका, इसलिए इस दर्पण को कहते हैं हम लोग अभिसारी, कन्वर्जिंग मिरर्स भी इसको कहते हैं अभिसारी। ठीक है, और दूसरी ओर अगर हम एक उत्तल दर्पण का एग्जांपल लें, ये तो अवतल की बात थी, अगर हम एक उत्तल दर्पण की बात करें कुछ इस तरीके से, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये कुछ ऐसे जाती है कि लगता है कि किसी बिंदु से आ रही है। वही बिंदु क्या होता है, उसका फोकस होता है ना, और कुछ इस तरीके से। तो अब जो हमें दिखाई दे रहा है कि उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, किरणों को फैला रहा है, तो फैलाने की वजह से इस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से पुकारते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, चलो थोड़ा चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं इसमें, फिर आगे चलते हैं। अलग से बताता हूं तुमको। चिन्ह परिपाटी क्या चलती है इसमें, पूरे प्रकाश में एक ही चिन्ह परिपाटी है, लेंस हो मिरर हो कुछ भी हो, एक ही चिन्ह परिपाटी, इस बात को समझ लो। जैसे ये एक अवतल दर्पण है, यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है, और ये गई, ये हो गया फोकस, और ये हो गया पी। सबसे पहली बात तो जितना भी डिस्टेंस से हम लोग बिंदु पी से नापेंगे, बिंदु एक प्रकार का हमारा मूल बिंदु हो जाता है, बिंदु पी। ठीक है, इसी पॉइंट से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सब हम लोग इस बिंदु से नापते हैं, दिशा के हिसाब से साइन कन्वेंशन लेते हैं। एक सिंपल सा चिन्ह परिपाटी है, तो ये कहता है कि कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दूरी अगर हम प्रकाश के चलने की दिशा में जा करके नाप रहे हैं तो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर किसी दूरी को नापने में प्रकाश के जाने के उल्टे दिशा में जा रहे हैं तो वो निगेटिव होगा। जैसे
अब देख लो यहाँ पर हम प्रकाश की दिशा इस तरफ आ रही है और फोकस दूरी नापने हम P से इधर जाएंगे, तो ये जो अवतल दर्पण है इसकी जो फोकस दूरी है वो जाहिर सी बात है यहाँ पर वो निगेटिव होगी। ठीक है, जबकि अगर एक उत्तल दर्पण को देखो, तो उत्तल दर्पण में कुछ परिभाषित ऐसे करते हैं फोकस को, ये जिस बिंदु से आता दिखाई दिया वो क्या हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया P। अब प्रकाश देखो इस दिशा में जा रहा है, बाएं से दाईं जा रहा है, और फोकस को नापने भी हम इधर दिशा में जाएंगे, तो यहां पर फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई भी वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, फोकस दूरी हो, इन सबको नापने का, इन सबको देखने का तरीका हमारा यही है। इसका इसका जो चिन्ह परिपाटी है वो इसी के आधार पे चलता है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक दो चीज और तुमको मैं क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले। जैसे समांतर किरणें हैं तो फोकस से आएंगी। अगर किरण फोकस से जा रहा है, अगर दर्पण के फोकस से जा रहा है, तो परावर्तन के पश्चात वो समांतर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये सब जानना जरूरी इसलिए ताकि जब लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, डेरिवेशन कहीं पर करेंगे, तो दिक्कत ना हो कि सर कौन सी किरण कहां से कहां ले चले गए आप। तो ये जो बेसिक नॉलेज है रेज का कि कौन सी रेस कहां से कैसे पास करेगी, ये अगर पता होगा तो बहुत दिक्कतें हमारी कम आएंगी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में। उत्तल दर्पण की बात भी कर लो। उत्तल दर्पण पे अगर हम एक ऐसी प्रकाश की किरण लें जो उसके फोकस की तरफ जा रही है, तो फोकस की तरफ जो आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, कुछ इस प्रकार से। तो समांतर होगा तो फोकस से आता दिखाई पड़ेगा, फोकस की तरफ आएगा तो समांतर निकल जाएगा। तो ये दो तीन चीजें अगर हमें ध्यान रहेगी तो हमको अपने आने वाले टॉपिक्स में, डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। थोड़ा हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध को देख लेते हैं, इनका संबंध क्या होता है। ठीक है, ड्यूरेशन भी देख लेते हैं और फिर आगे बातचीत करेंगे। ठीक है, चलो तो अगला जो संबंध है वो कहता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलो थोड़ा डेरिवेशन ध्यान से देखते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा हम लोग ये मिनिमम लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो एक अवतल दर्पण पहले बना दिया जाए, थोड़ा डेरिवेशन ध्यान से करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बन गया मेरा एक अवतल दर्पण। ठीक है, और हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं। चलो चलो मान लिया बिंदु O ऑब्जेक्ट के हिसाब से, बिंदु हमारा P है। ठीक है, और यहां से हमने एक प्रकाश की किरण को कुछ इस तरीके से लिया। यह काम वो करते हैं, एक और सिंपल तरीके से हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। एक अवतल दर्पण ले लिया। ठीक है, एक समांतर प्रकाश की किरण लिया। अब समांतर है तो भाई ये फोकस से पास करेगा, लेकिन परावर्तन दिखाने के लिए थोड़ा सा हमको बच्चों अभी इस पे एक अभिलंब खींचना होगा। तो ये हो गया इसका C। ठीक है, और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण है ये हो गया तुम्हारा आपतन कोण थीटा, और ये इसके समांतर है, तो समांतर किरणों के नियम से ये कोण भी कितना हो गया हमारा थीटा। अब इसका परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण को दिखा दिया जाए, तो ये हुआ परावर्तन और ये पहुंचा फोकस से ऐसे।
अब समांतर तो जहां से पास करेगा भाई तो फोकस होगा इसके, ठीक है। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो उसके हिसाब से ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा। अच्छे से फिगर को देख लो क्या चीज कैसे जा रही है। ये है और इस बिंदु को मैं चलो नाम दिया बिंदु ए, ठीक है। और यहां से मैं एक लंब खींचा जो पड़ गया बिंदु बी पर, ठीक है, जो कि पी के बहुत क्लोज होगा, इस बात को ध्यान रखना। बिंदु बी और बिंदु पी बहुत क्लोज है। अब करना क्या है देखते हैं। अच्छा, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो एक बात और तुमको पता होगा कि किसी त्रिभुज में, अगर अलग से बनाकर कोण दिखा दूं, अगर ये अंदर के दो कोण थीटा और थीटा है, तो जो बाहर का वाह्य कोण होता है वो अंदर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, 2 थीटा, है ना। तो उस नियम से अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो बच्चों ये कोण भी कितना हो, ये कोण कितना होगा तुम्हारा, 2 थीटा, ठीक है। वाह्य कोण का मान अंदर के दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये एक बहुत बेसिक सा ज्योमेट्री है जो बहुत छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहां तक हमारी बात हो गई। अब चलते हैं आगे। अब इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए वो देख लेते हैं, चलो चलो। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे, समकोण त्रिभुज है। अगर हम यहां पर पे tan थीटा लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब ए बी बटे आधार इज सी बी, और जो बिंदु बी है वो पी के बहुत क्लोज होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं ए बी बाई सी पी, कोई दिक्कत नहीं है। सी बी इज इक्वल टू सी पी, और सी पी ही तो बताओ वक्रता त्रिज्या है कि नहीं, ए बी बाई आर। भाई यही जो दूरी है ना पी से, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है हमारा, ये तो वक्रता त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल्स, छोटे कोणों के लिए हम सब जानते हैं tan थीटा लगभग थीटा के बराबर हम लोग कह सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स। तो वी कैन से थीटा अप्रोक्सीमेटली ए बी बाई आर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब त्रिभुज ए एफ बी में देख लो, त्रिभुज ए एफ बी देख लिया जाए, तो इसमें ये कोण देखो 2 थीटा बन रहा है, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, तो ए बी बाई एफ बी, ए बी बाई एफ बी, और एफ बी जो है वो एफ पी के बराबर है, क्योंकि बी जो है वो बहुत नजदीक है बिंदु पी के, ये डिस्टेंस को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एफ पी है, एफ पी ही तो फोकस दूरी के बराबर होती है, एफ बी तो फोकस दूरी है, तो बाई फोकस दूरी, ठीक है। अगेन फॉर स्मॉल एंगल्स वी कैन से tan 2 थीटा, we can say tan 2 theta approximately equal to 2 theta, कह सकते हो, ठीक है। तो therefore 2 theta is equal to what you will get, AB by F, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो फ्रॉम, या थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू वहां पुट कर दो, तो 2 टाइम्स थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी बाई आर इज इक्वल टू ए बी बाई एफ, ए बी कट जाएगा, तो 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई एफ,
या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2f, या f इज इक्वल टू r बाई 2। यही वो संबंध है जिसकी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं एक दर्पण के लिए, कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दोगुना होता है, या यूं कहो कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन है, ये एग्जाम में अगर आता है तो उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट का मैं पॉज तुमको दूंगा, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर बात आगे करते हैं, आगे चलेंगे। ठीक है, चलते। इसमें कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो डेरिवेशन में, फिगर में, थ्योरी में, डेफिनेशन में, कहीं पर भी, तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना। हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उस टॉपिक को उसमें ऐसे हम लोग लगा देंगे कि वो डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी लोग आज पढ़े हैं इस सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, डिविजन प्रिपेयर करना, कहीं कोई दिक्कत होगी उसको जरूर बताना। ठीक है, अच्छे से देख लो इसको पहले। और सेम रूल जो है वो एक उत्तल दर्पण के लिए भी लगता है। ये जो तुम देख रहे हो ये भी तुम्हारा जो है ये मिट गया लग रहा है मुझसे, मैं फिर से लिख दूं इसको। F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, चलो ठीक है, तो उसको पॉज करके नोट कर सकते हो, आगे चलते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। एक दर्पण सूत्र की थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक डायग्राम तुमको बना के दिखाता हूं मैं इमेज फॉर्मेशन का। जैसे मान लो कि ये एक कोई एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये इसकी फोकस दूरी है, और हमें एक ऑब्जेक्ट रख के उसका इमेज बना के चेक कर लो, बात तो समझ में आ जाएगी। भी एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने यहाँ पर पे। ठीक है, एक समांतर किरण गई जो कहाँ से पास करेगी, इसके फोकस से। ठीक है, थोड़ा सा रे डायग्राम को सही से ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, समांतर किरण है तो जाहिर सी बात है फोकस से पास करेगी, एक ये हो गया। और एक लिया मैंने यहाँ से जो परावर्तित होगी और परावर्तन के नियम का फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी। ठीक है, और ये है इसका फोकस। तो जहां ये दोनों किरणें काटी वहीं पर हमारा में क्या मिल गया, प्रतिबिंब मिल गया। तो ये मान लो मेरा एक वस्तु है ए बी, और ये एक प्रतिबिंब मिल गया ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब इसमें ये जो वस्तु दूरी है यहां से यहां तक, ये हो गया हमारा यू। जो प्रतिबिंब दूरी यहां से यहां तक, ये क्या हो गया हमारा वी। और ये हम इसको मैं तुमको डिस्टेंस बना के दिखा देता हूँ पूरा कि, और ये जो यहां से यह डिस्टेंस है तुम्हारा फोकस दूरी हो गया एफ। ठीक है, ये एफ, यहां से यहां तक वी, और ये हो गया तुम्हारा यू। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। अब इन तीनों में जो संबंध है वही है हमारा दर्पण सूत्र या मिरर इक्वेशन, जो कुछ इस तरीके से कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद रखने यहाँ प्लस होता है, माइनस लेस वाले में है, यहाँ प्लस में ही है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं मिरर इक्वेशन या फिर हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो इसी बिंदु P से हम लोग नापेंगे। ठीक है, अब
पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में देख लो, अब प्रकाश जा रहा है इस तरीके से और यू तुमको यहाँ पे आना, यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। प्रतिबिंब भी यहाँ बन रहा है, वी भी नेगेटिव हो जाएगा। और फोकस दूरी तो खैर नेगेटिव इसकी होती है। तो पूरे चिन्ह के साथ हम लोग यहाँ वैल्यू यूज करेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास में हम लोग इतनी बातचीत करते हैं और जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो पूरा परावर्तन के बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं हैं, डिफिनेशन है, पॉइंट्स है, डायग्राम है, स्पेशली फोकस दूरी, ठीक है, ये अवतल उत्तल दर्पण दोनों में ही तुमको अच्छे से पता होना चाहिए डायग्राम के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में लोग मिलेंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग फिर शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि ज्यादा है अपने कंटेंट में भी और इम्पोर्टेंस में भी प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जितनी भी चीज तुमको बताई गई है ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। जो भी हमारी अगली क्लास होगी इसको डिस्कस करेंगे। आज जो चीज हम तुमको बताई इसमें तुम्हें करना क्या है, इस चीज को अच्छे से नोट करना है और डायग्राम पे एक दो बार अच्छे से खुद से बना के चेक करना है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट क्या होती है। और फिर हम लोग इस पे कुछ नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन को भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।